हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय, आपका बायोलॉजी मेंटर, फिर जुड़ गया हूं आपके साथ बजाने बायोलॉजी का डीजे। बच्चों, हम मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस के वन शॉट में डील कर रहे हैं। उसी वन शॉट के तीसरे पार्ट के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं। बड़े ध्यान से आप इस पर्टिकुलर वन शॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपने सब्जेक्ट्स को आसान बना रहे हैं। तो इसी तरीके से मेंटोर के साथ जुड़े रहिए और सब्जेक्ट्स को आसान बनाने की ट्रिक्स सीखते रहिए और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की राह पर आगे बढ़ते रहिए। तो बच्चों, पिछले वन शॉट तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके अलग अलग पोर्शंस को लास्ट हमने कंप्लीट किया था। डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव नेचर के बारे में जो एक्सपेरिमेंट है उस तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम दिस ईयर, क्योंकि ये पिछले 2-3 साल से इसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं आया है। तो हो सकता है इस बार आपके लिए ये किसी भी फॉर्मेट में मिल जाए। देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि दैट इज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का हमने मतलब पढ़ा था कि एक पेरेंटल स्ट्रैंड पूरा का पूरा एक डीएनए हो गया। अब उसके अंदर ये एक एक नेक्स्ट डॉटर डीएनए के लिए टेम्पलेट की तरह वर्क करता है और वो पेरेंटल डीएनए के बेसिस पर नए दो डीएनए यानी कि दो पेरेंटल स्ट्रैंड्स अलग अलग डिवाइड होकर पहुंच गए डॉटर डीएनए में और उनके बेसिस पर नया न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस हुआ और इस तरीके से एक डीएनए दो डीएनए में बदल गया। अब क्योंकि उनमें से आधा हिस्सा पेरेंट का एक धागा एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच रहा है और उसके बेसिस पर नया धागा नया स्ट्रैंड डेवलप हो रहा है, इसीलिए इसका नाम सेमी कंजर्वेटिव रखा गया है। अब ये तो पहला क्वेश्चन ये था सेमी कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी इसकी। अब दूसरा, जो मेन एंजाइम है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। दिस इज द मेन एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब यहां पर देखिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंट मीनिंग है जो आपको ध्यान में रखना है, एंड दैट इज डीएनए डिपेंडेंट और डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यानी कि जो ये एंजाइम है ये टेम्पलेट डीएनए या आपका पेरेंटल डीएनए के बेसिस पर नए डीएनए स्ट्रैंड को पॉलीमराइज करता है। तो ये बड़े ध्यान से सुन लीजिए, इसका यही नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि ये एंजाइम पेरेंटल डीएनए या टेम्पलेट डीएनए के बेसिस पर नए स्ट्रैंड को पॉलीमराइज करता है। देखिए स्पेशली ये पॉइंट दिया हुआ है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि सिंस इट यूजेस अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटलाइज polymerization of dinucleotides to form daughter DNA. That's why this is named as DNA dependent DNA polymerase. तो ये अभी तक मैंने आपको दो बातें बताई, व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज सैड सेमी कंजर्वेटिव, और दूसरा why this name is given to this enzyme that is DNA dependent DNA polymerase। अब आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, these enzymes are highly efficient enzymes as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotides in a very short time। ये फिर तीसरा वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ये बता रहा है कि ये बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस काम करते हैं। करना इनकी मजबूरी है क्योंकि बहुत थोड़े से समय में ही इन्हें पूरे के पूरे डीएनए को लंबाई में लेंथ वाइज पॉलीमराइज करना है। सो दैट्स व्हाई दीज हाईली एफिशिएंट। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की पहली प्रॉपर्टी
कि ये टेम्पलेट या पेरेंटल डीएनए को बेस मानकर उसके बेसिस पर नए स्ट्रैंड को पॉलीमराइज करता है। दूसरा, दैट इज हाईली एफिशिएंट। अब हम तीसरे वैल्यू पॉइंट की, चौथे वैल्यू पॉइंट की बात करें तो भाई दूसरा तो ये हो गया, और तीसरे वैल्यू पॉइंट की बात करें तो दैट विल ऑलवेज वर्क इन 5' to 3' डायरेक्शन। तो ये इसकी तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की। पहला, कि ये टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में न्यूक्लियोटाइड्स को पेरेंटल या टेम्पलेट डीएनए के बेसिस पर पॉलीमराइज करता है। दूसरा, हाईली एफिशिएंट होता है। और तीसरा, आपका ये 5' से 3' डायरेक्शन में वर्क करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जी इकोलाई दैट हैज ओनली 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स। और ह्यूमन की अगर हम बात करें डिप्लॉयड कंटेंट की तो दैट इज 6.6 इंटू 10⁹ अब ये इकोलाई कंप्लीट्स प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स। दैट मीन्स एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैव्स टू बी अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। एक सेकंड में 2000 बेस पेयर का पॉलीमराइजेशन। अब उसमें आपको उसको में इस डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को यह भी ध्यान रखना है कि वो टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में होना चाहिए और हाईली एफिशिएंट, यानी कि उसे 2000 बेस, क्योंकि 18 मिनट में पूरा करना है तो 2000 बेस पेयर उसे एक सेकंड में पॉलीमराइज करने हैं। एंड दैट शुड बी एररलेस, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एनी मिस्टेक दैट लीड्स टू म्यूटेशन। और आप जानते ही हैं म्यूटेशन बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव वेरिएशंस भी ला सकते हैं, लेकिन गलती है तो नेगेटिव वेरिएशंस के चांसेस ज्यादा है। Not only do these polymerase have to be fast, but they also have to catalyze the reaction with high degree of accuracy. तो पहला प्रॉपर्टी हुई टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में पॉलीमराइज करना, दूसरा हाईली एफिशिएंट, तीसरा हो गया ये जबरदस्त 5' to 3' डायरेक्शन में वर्क करेगा, और फोर्थ हो गया हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेशन, देयर इज नो स्कोप फॉर एरर। सो एनी मिस्टेक, देखिए उसी चीज को ये बता रहे हैं कि एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशंस। तो दिस इज एंड दैट इज वेरी एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस। रेप्लिकेशन में बड़ा जबरदस्त एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इसका कैसे सॉल्यूशन होगा? अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, जिसको आपको बड़े ध्यान से अपने दिमाग में रखना है। देखिए जी क्या कहना चाह रहे हैं ये, दिस वन, दीज 3 लाइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जी, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ट्राई ये तो हुआ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, ठीक है जी। इसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, इसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। अब यही चीज हमें ध्यान में रखनी है। एक दिखा दिया हमने ये इस तरीके से एक फॉस्फेट ग्रुप, एक फॉस्फेट ग्रुप हमने दिखा दिया ये, और सपोज कीजिए कि ये एक फॉस्फेट ग्रुप हमने यहां दिखा दिया। तो अब इन 3 फॉस्फेट ग्रुप्स में आप देखेंगे तो इन 3 फॉस्फेट ग्रुप में ये जो दो देख रहे हैं आप, दीज हैव लार्जर बॉन्ड लेंथ, इसलिए ये वीक हो जाते हैं। एंड टू ब्रेक देम इज इजियर। और इन्हीं की बात की गई है, इनको यहां पर कहा गया है टू टर्मिनल फॉस्फेट्स इन ए
डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आर हाई एनर्जी फॉस्फेट्स सेम एज इन एटीपी। तो दीज कैन इजीली ब्रेकेबल, क्योंकि ये इनकी बॉन्ड लेंथ लार्जर होती है। तब इसकी खास बात यह है कि ये दो तरीके से डुअल पर्पस से काम करता है। डुअल पर्पस, पहला, ये खुद सबस्ट्रेट की तरह वर्क करता है, और दूसरा यही एनर्जी भी प्रोवाइड करता है बॉन्ड बनाने के लिए। एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए ये बॉन्ड बनाने में जो एनर्जी है वो ही इस सबस्ट्रेट के दो टर्मिनल फॉस्फेट्स के बीच के बॉन्ड टूटने से जो एनर्जी मिलती है वही एनर्जी एक डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड साइड को दूसरे से जोड़ने के काम में आता है। और इस तरीके से एक के बाद एक डाइन्यूक्लियोटाइड, ट्राइन्यूक्लियोटाइड, ऐसे ही अलग अलग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती चली जाती है, पॉलीमराइजेशन होता चला जाता है। तो यही इसका डुअल पर्पस है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए, डुअल पर्पस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है कि इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट, एक तो ये सबस्ट्रेट, पहला डुअल में से पहला पर्पस कि ये सबस्ट्रेट की तरह वर्क करता है, और दूसरा दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और दूसरा एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है? ये दो फॉस्फेट बॉन्ड्स टूटते हैं, इनसे एनर्जी निकलती है, और वही एनर्जी एक डीऑक्सी को दूसरे डीऑक्सी से जोड़ने के काम में आती है। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इसको डुअल पर्पस हमें यहां बोला गया है। एंड दैट्स अ वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर योर कमिंग बोर्ड एग्जाम, एंड दैट कैन बी आस्क्ड इन 2 marks और इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सो टेक इट वेरी इंपॉर्टेंट इन योर माइंड। तो अब हम आगे चलते हैं, इसकी अगली बात करते हैं। देखिए, अब यहां पर आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम के बेसिस पर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि किन किन एंजाइम्स की हमारे को जरूरत पड़ेगी आपका डीएनए रेप्लिकेशन में। देखिए दी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है बिल्कुल। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, 3 एंजाइम्स के नाम ऐसे हैं जो आपकी बुक में दे नहीं रखे हैं, लेकिन उनकी जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। देखिए, सबसे पहला एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो जबरदस्त जरूरी है, दैट इज हेलिकेज। ये हेलिकेज एंजाइम जो है, हेलिकेज, हेलिकेज क्या काम क्या है? टू अनवाइंड, टू अनवाइंड डीएनए स्ट्रैंड्स, डीएनए स्ट्रैंड्स की कॉइलिंग को खोलना। तो उनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ये उसको ब्रेक कर देता है, और उनके बीच में से जो ट्विस्ट, जो आपका उनकी वाइंडिंग है, उन वाइंडिंग को खोल देता है। तो ये है आपका सबसे पहला एंजाइम जो इसमें वर्क करता है। दूसरा है आपका टोपो आइसोमरेज। देखिए, ये बच्चों एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस इनके निल हैं, लेकिन फिर भी इसको समझने के लिए ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आप तक इस बात को पहुंचा रहा हूं। टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज का काम है टू प्रिवेंट ट्विस्टिंग अगेन, यानी कि ये वाइंडिंग खोल दी, ऐसा ना हो ये फिर दोबारा से ट्विस्ट कर ले। ठीक है जी। तो इनकी अनवाइंडिंग को, इनके बीच के ट्विस्टिंग को, कॉइलिंग को, ठीक है, उसको ये टोपो आइसोमरेज मैनेज करता है कि ये वापस कॉइल्ड ना हो जाए। तो इनकी फर्दर कॉइलिंग को, मतलब कि दे रिगेन कॉइलिंग, रिकॉइल, तो उसको बेसिकली रोकता है ये। इसके बाद आता है आपका तीसरा, तीसरा है आपका सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबीएस। तो ये एसएसबीएस जो है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये बेसिकली जो
स्ट्रैंड्स हैं उनको बिल्कुल सेपरेट करने का काम करता है कि वो वापस ने आपका दोनों स्ट्रैंड जो अलग अलग किए गए हैं वो एक साथ फिर दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर आमने सामने ना आ जाए। तो इसलिए उनकी डीनेचरेशन को ये इंड्यूस करता है, प्रमोट करता है कि उनकी डीनेचरेशन बनी रहे, एज इट इज वो अलग रहे, वो एक दूसरे के आमने सामने फिर दोबारा से आकर कॉम्प्लीमेंटेरिटी को फॉलो ना कर लें। तो ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का काम है। तो ये तीन एंजाइम्स आपको यहां पर नहीं दिए हुए हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जब ये तीनों एंजाइम अपना काम कर लेते हैं तो फिर ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं हम, ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा कहलाता है रेप्लिकेशन फॉर्म, जिसको आपको बता रखा है। तो ये इस तरीके से रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है। आप देखते हैं सकते हैं पोलैरिटी 5-3 और दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5-3। अब होगा क्या कि अब देख रहे हैं इस वाले स्ट्रैंड को, ये देखिए टेम्पलेट हो गया, तो ये दिस इज द टेम्पलेट और पेरेंटल स्ट्रैंड। ऐसे ही ये दोनों भी क्या कहलाएंगे, टेम्पलेट और पेरेंटल स्ट्रैंड्स। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि टेम्पलेट और पेरेंटल स्ट्रैंड्स आपके आमने सामने ये हैं। अब इनमें से पोलैरिटी के हिसाब से अभी मैंने आपको बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज वर्क ओनली इन 5-3 डायरेक्शन। तो ये 5-3 डायरेक्शन इसके अगेंस्ट, देखिए 3 के आगे ये पोलैरिटी हो गई और इसके ऊपर ये पॉलीमराइज करना स्टार्ट कर देगा। अब इस पर लगातार सिंथेसिस चलेगा, इसलिए इसको हम कंटिन्यूस स्ट्रैंड या लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे इस स्ट्रैंड को। और ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है जो कि आपका बन रहा है। तो कंटिन्यूअस हमेशा वो होगा जो 3 पोलैरिटी के अगेंस्ट बनेगा। अब दूसरे स्ट्रैंड पर अब देखिए एक समय पर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक ही डायरेक्शन में काम कर सकता है 5-3। अब दूसरे में 5-3 ये डायरेक्शन में काम करेगा सेम उसी तरीके से, लेकिन अब आप दोनों चीजें जानते हैं कि ये एनर्जेटिकली एक एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है और दूसरा एक तरफ से डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के मॉलिक्यूल्स लग गए हैं। अब पूरे के पूरे 2.2 मीटर की स्ट्रेंथ पूरी लेंथ पर एक साथ काम नहीं बनेगा कि वो सारे के सारा पूरा का पूरा डीएनए लेंथ वाइज एक बार में ही होगा। वो स्टेप्स में होता है, एक हिस्से से स्टार्ट हो जाता है और उसके बेसिस पर उसको करना शुरू किया जाता है। दूसरे स्ट्रैंड पर ये काम थोड़ा सा रुक रुक कर चलता है, इसलिए इस स्ट्रैंड को हम डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड या लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। अब इस स्ट्रैंड के अंदर आप देख रहे हैं ये टुकड़ों में बनता है, दीज आर प्राइमर्स। ये प्राइमर्स आरएनए के प्राइमर्स होते हैं जो बाद में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में बदले जाते हैं और फिर इन्हें डीएनए लाइगेज डीएनए लाइगेज एक दूसरे के साथ जोड़ता चला जाता है। तो पहले प्राइमेज नाम का आरएनए प्राइमर्स बनाता है, इनकी एक तरीके से कच्ची इसका एक जिसे कहते हैं ना रफ वर्क तैयार किया गया उस स्ट्रैंड का, फिर उसको फाइनली कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में बदला गया, डीएनए में सीडीएनए में बदला गया। उसके बाद फिर इसको हम डीएनए लाइगेज के थ्रू ये एक दूसरे के साथ जोड़ दिए जाते हैं। इसीलिए इनको हम ओकाजाकी, क्योंकि ये ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले देखे थे, इसलिए इन्हें हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी नाम देते हैं। और इनको एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है
डीएनए लाइगेज। इस स्ट्रैंड को डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, इस सिंथेसिस को या इस स्ट्रैंड को हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और ये इस तरीके से दूसरा स्ट्रैंड, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड तैयार हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इसके साथ पूछी जाती हैं बच्चों, उसको ही अब हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से ये आपकी बुक में दिया हुआ है, इसका पूरा का पूरा फ्रेमवर्क मैंने आपको बता दिया। सो लेट्स फोकस ऑन इट्स theoretical value what is given in your NCERT। सो देखिए कि इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मैनी एडिशनल एंजाइम्स, अब ये एडिशनल एंजाइम्स देकर यहां छोड़ दिया है इन्होंने। मैंने आपको बताया इनमें से एक हेलिकेज, दूसरा बताया मैंने आपको टोपो आइसोमरेज, और तीसरा आपका SSBS, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये तीनों जब काम करते हैं तब जाकर रेप्लिकेशन फॉर्क फाइनली डेवलप होता है, और उसके बाद डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का काम पोलैरिटी के हिसाब से शुरू होता है विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये इस बेसिस पर देखिए कि फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल सिंस टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, replication occurs within a small opening of the DNA helix referred to as रेप्लिकेशन फॉर्क। तो वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट वन, इसलिए रेप्लिकेशन फॉर्क का बनना बहुत जरूरी है, और रेप्लिकेशन फॉर्क के बनने में ये तीन एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। जब ये तीनों वर्क कर लेते हैं तो रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है। अब इसलिए एंटायर लेंथ में काम क्यों नहीं हो सकता, बड़ा इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है। तो देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो इसलिए ये एंटायर लेंथ में एक बार में पॉसिबल नहीं है। दैट विल टेक प्लेस इन सेपरेट रीजन्स, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। The DNA-dependent DNA polymerase catalyze polymerization only in one direction, 5' to 3'. So that is value important point second. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये मैंने आपको बताया था एक ही डायरेक्शन में काम करता है। अब देखिए एक डायरेक्शन में काम करने की वजह से फिर ये उसी चीज पर आ गए कि दिस क्रिएट्स सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस एट द रेप्लिकेशन फॉर्क। अब ये फिर वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या कॉम्प्लिकेशंस आ गए कि एक पर तो इसीलिए कंटिन्यूअस सिंथेसिस चलता है एक स्ट्रैंड पर, ठीक है जी, जो 5' to 3' वाला है, और जो दूसरा है नीचे से 5' to 3' वाला, उसके ऊपर आपका डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस चलता है। सो कॉन्सिक्वेंटली ये उसी बात पर आ रहे हैं, देखिए कि consequently on the same strand template with polarity 3' to 5' the replication is continuous, while on the other template with polarity 5' to 3' this is डिसकंटिन्यूअस। तो ये फिर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब इसी तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं जो आपके एक ही क्वेश्चन आपके 3 या 4 या 5 वैल्यूज को कंप्लीट कर रहा है, उसको रिलेट कर रहा है। जैसे 2 नंबर में पूछ लिया तो 4 चीजें पूछी जा सकती है, 6 नंबर में आपकी सॉरी 3 नंबर में 6 चीजें पूछी जा सकती है, और 5 नंबर में इसी के बेसिस पर 10 चीजें पूछी जा सकती है। तो इसी बेसिस को आज की तारीख में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कहा जाता है, उसके पूरी वैल्यू को जोड़ने की कोशिश की जाती है। द डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स आर लेटर जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज, जो मैंने अभी आपको बताया था कि उनको हम क्या कहते हैं, पहले वो आरएनए प्राइमर्स बनते हैं, फिर इनको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है, एंड देन दीज आर जॉइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, और उन फ्रेगमेंट्स को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी नाम देते हैं। सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मुलेशन आपको दिया हुआ है कि किस तरीके से वो रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, और उससे अलग अलग रिलेट करने वाले आपके रीजनिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए जी, अब यहां पर फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि क्या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन को स्टार्ट और इनिशिएट या रेगुलेट करता है।
नहीं। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट रीजन होता है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI, जिसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी में भी बताई थी। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हैज नो एक्सेस रिगार्डिंग इनिशिएशन एंड रेगुलेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये काम करता है ORI। ORI डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में तीन काम करेगा। उसका इनिशिएशन, उसको शुरू करना, उसके बाद उसको रेगुलेट करना, रेगुलेशन, और तीसरा कॉपी नंबर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट काम है जो कि डीएनए आपका ORI के हैं, डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपने बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़े थे। फिर उसी बात को मैं अब अगर हम कंपेयर करें दोनों के काम को, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और ORI के, तो ORI के तीन काम हो गए। डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट और इनिशिएट करना, उसको कमेंस करना, शुरू करना, उसको रेगुलेट करना, और कॉपी नंबर को भी कॉन्स बनाए रखना, कॉपी नंबर को भी रेगुलेट करना कि कितनी कॉपीज चाहिए। वहीं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की प्रॉपर्टीज के बारे में आप बात करेंगे तो भैया वो 5' to 3' डायरेक्शन में काम करता है, हाईली एफिशिएंट है। वो डीएनए के एक स्ट्रैंड को, पेरेंटल डीएनए को टेम्पलेट मानकर नए न्यूली स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है। ठीक है जी। और इसके अलावा हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ काम करता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज responsible for the replication of DNA in all aspect. Do you agree with this statement? Justify. तो हर एस्पेक्ट में बिल्कुल काम करता है, लेकिन तीन काम उसके बस में नहीं है। इनिशिएट करना डीएनए रेप्लिकेशन को, रेगुलेट करना, और कॉपी नंबर को मेंटेन करना। ये काम ORI करता है। ये वो रीजन है जो कि डीएनए के अंदर पाया जाता है। अब ये प्रोकैरियोट्स में केवल एक होता है, एक ORI होता है, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर दीज कैन बी मैनी। तो ये बहुत सारे हो सकते हैं उसी रीजन में जो अलग अलग तरीके से उसको डिसाइड करते हैं। अब वेक्टर के बेसिस पर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये आप पहले ही ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी में समझ चुके हैं, तो उसी चीज को ये यहाँ पर कह रहे हैं। सो दैट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दो तरीके से जोड़ा जा सकता है। इसके ऊपर बड़ा अच्छा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये आपके इस पांचवें चैप्टर को और नवें चैप्टर को, नाइन्थ चैप्टर को, दोनों चैप्टर्स को एक साथ जोड़कर एक बड़ा अच्छा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है। सो दैट्स अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखिए इसमें आगे एक और एप्लीकेटिव वैल्यू दे रखी है इसकी डीएनए रेप्लिकेशन की, कि फर्दर नॉट वेरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल इन यूकैरियोट्स। आप जानते हैं, आपने क्लास 11th में सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल में एस फेज में होता है। दूसरा आपने ये भी पता किया था या समझा था कि जो मेटाफेज स्टेज होती है आपका माइटोसिस या मियोसिस की, उसमें आप क्रोमोसोम को बेस्ट स्टडी कर सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं। और ये डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन साइकिल हाईली कोऑर्डिनेटेड है। ये फिर आपका एक MCQ के बेस पर क्वेश्चन बन सकता है। कोई भी फेलियर दैट लीड्स टू पॉलीप्लॉइडी इन केस ऑफ प्लांट्स, और जनरली दैट कैन लीड्स टू एन्यूप्लॉइडी, जो आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा, मोनोसोमी और ट्राइसोमी, जो कि आप डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, अनदर इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जी, अब इसके पहले कि हम ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करें, तो ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली होता क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है।
तो ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली है क्या? ट्रांसक्रिप्शन है टू कन्वर्ट डीएनए इनटू एमआरएनए, एक तरीके के न्यूक्लिक एसिड को दूसरे तरीके के न्यूक्लिक एसिड में बदलना। चेंजेस क्या आ जाएंगे? चेंजेस ये आएंगे कि अब एडिनिन के सामने थाइमिन नहीं होगा, एडिनिन के सामने यूरेसिल होगा। पहला चेंज आएगा ये, जो कि इंपॉर्टेंट है। और सिमिलैरिटी क्या होगी? दोनों में ही आपका आपका डीएनए में और आरएनए रेप्लिकेशन, भाई ये एक तरीके से डीएनए का आरएनए में बदलना है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंटेरिटी के बेसिस पर डिफरेंस है, वो ये है डीएनए रेप्लिकेशन में कॉम्प्लीमेंटेरिटी को फॉलो करते हुए आपका एडेनिन के सामने थाइमिन होता है, यहां पर एडेनिन के सामने यूरेसिल होगा, वहां थाइमिन के सामने आपका एडेनिन आएगा, यहां भी थाइमिन के सामने एडेनिन आएगा, लेकिन एडेनिन के सामने यूरेसिल आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये चीज बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखनी है कि कॉम्प्लीमेंटेरिटी के बेसिस पर बड़ा डिफरेंस आ सकता है। देखिए दिया हुआ है कि कॉम्प्लीमेंटेरिटी के बेसिस पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है, एंड दैट इज process of transcription except the adenosine complements now forms base pair with uracil instead of thymine। तो ए के सामने आपका यू आएगा, अब ए के सामने टी नहीं आएगा, क्योंकि ये डीएनए रेप्लिकेशन की बात नहीं हो रही है। अब आरएनए बन रहा है आपका डीएनए से। अब दूसरी बात एक और, अगर हम इधर लें डीएनए रेप्लिकेशन और इधर लें ट्रांसक्रिप्शन, यहां पर बोथ स्ट्रैंड्स विल बी पॉलीमराइज्ड और रेप्लिकेटेड। दोनों ही स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में ओनली अ सेगमेंट only a segment of one strand of DNA replicate into RNA। यहां पर दोनों स्ट्रैंड होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में दोनों में से कोई भी एक स्ट्रैंड और उस स्ट्रैंड का भी एक सेगमेंट ही केवल एमआरएनए में बदलता है। तो ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसके अलावा दूसरा डिफरेंस हम एक और कह सकते हैं, और वो है भैया कि जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन है, उस डीएनए रेप्लिकेशन को प्रोसीड करता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन यहां पर ट्रांसक्रिप्शन को प्रोसीड करता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब अगर हम यहां सिमिलैरिटी की बात करें, तो सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के अंदर ही कॉम्प्लीमेंटेरिटी, सी के सामने जी आता है। तो एक सिमिलैरिटी तो ये है, दोनों के अंदर कॉम्प्लीमेंटेरिटी के बेसिस पर डिफरेंस भी है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी के बेसिस पर सिमिलैरिटी भी है। और दूसरा, दोनों ही डीएनए डिपेंडेंट है, दोनों ही, बल्कि टेम्पलेट टेम्पलेट डीएनए डिपेंडेंट है, दोनों ही एंजाइम। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये इस तरीके से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमने यहां पर समझ लिया, जो कि आपको बता रहा है डीएनए
रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंसेस भी और सिमिलैरिटीज भी। तो देखिए, सबसे पहले ये भी वही बात को कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज, ये डेफिनेशन हो गई ट्रांसक्रिप्शन की। उसके बाद देखिए दूसरी बात ये कह रहे हैं, हियर प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी गवर्न्स। अब यहां पर इसके बेसिस पर डिफरेंस भी है और इसके बेसिस पर हमारी सिमिलैरिटी भी है। तो ये दोनों चीजें हैं कॉम्प्लीमेंटेरिटी के बेसिस पर ही, सिमिलैरिटी भी है और डिफरेंसेस भी हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एडेनिन कॉम्प्लिकेट्स विद, सॉरी, हाँ, कॉम्प्लीमेंट्स विद यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। However, unlike the process of replication, वन सेट इन टोटल डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट्स डुप्लीकेटेड। अभी मैंने आपको बताया था डीएनए रेप्लिकेशन में बोथ द स्ट्रैंड्स टोटल डीएनए, दैट मीन both the strands will be replicated, uh, but in case of transcription only a segment of DNA and only one of the strand is copied into RNA. So this necessitates defining boundaries that would demarcate the region and the strand of DNA that would be transcribed. अभी तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, तो इसलिए ये अब इसमें डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में एक और डिफरेंस आ जाता है कि जैसे रेप्लिकेशन में एक निश्चित जगह है जिसे रिकॉग्निशन पॉइंट, वो रीजन ओआरआई जो कि पर्टिकुलर एक जगह से डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है, उसी तरीके से यहां पर भी एक रीजन को डिमार्केट किया जाता है जहां से तय किया जाता है कि कौन सा स्ट्रैंड और उसका कौन सा रीजन ट्रांसक्राइब होगा। तो ये दो चीजें, एक तो रीजन और दूसरा स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के कौन सा स्ट्रैंड और उसका भी कौन सा रीजन आपका ट्रांसक्रिप्शन को फॉलो करेगा और आरएनए की कॉपी बनेगा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी डिस्कस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब आगे की तरफ चलते हैं एंड next one is why both the strands are not copied during transcription। अब ये एक फिर 2 नंबर का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ये कह रहे हैं कि दोनों ही स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं होता दोनों ही स्ट्रैंड का। देखिए इसके दो आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट, इफ बोथ द स्ट्रैंड एक्ट्स एज टेम्पलेट विच कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विथ डिफरेंट सीक्वेंस, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटेरिटी उनकी अलग होगी। So that means in turn, if they code for proteins, the sequence of amino acids in the protein would be different. So hence one segment of the DNA would be coding for two different proteins and that would complicate the genetic information transfer mechanism। तो इस तरीके से ये पहला आपका पॉइंट होता है जो ये बताता है कि दो अलग अलग दोनों ही स्ट्रैंड अगर एमआरएनए में बदलेंगे तो वो दोनों स्ट्रैंड अलग अलग प्रोटीन्स बनाएंगे, जिससे कि प्रोटीन mechanism, synthesis mechanism become very complicated to understand and that is not feasible। Second, the two RNA molecules if proceed simultaneously would be complementary to each other, hence they become double stranded and they prevent RNA from being translated into protein and this exercise of transcription become futile one, बेकार हो जाएगी। तो आपका यही रोल आप समझ रहे हैं, ये वायरस के अगेंस्ट किया जाता है, जो आपने ट्रांसपोन्स, प्रायोन्स और आपका वायरॉइड्स और वायरसेस के लिए आरएनए इंटरफेरेंस बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन में पढ़ा था। तो यही हम यूकैरियोटिक सेल ने अपने बचाव के लिए वायरसेस या ट्रांसपोन्स के अगेंस्ट इस स्ट्रेटजी को अपनाया भी है, जिसमें आपका डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनाकर उस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट इस काम को हमने, इस स्ट्रेटजी को, इस नॉवल स्ट्रेटजी को हमने यूज किया। अगेन ये एक आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का सोर्स हो गया, जो यहां से इस वैल्यू को उस एप्लीकेशन के साथ जोड़कर इसको डेवलप किया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है।
So this is another fact that is the answer why both the strands are not copied during transcription has the simple answer. अब नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। एंड व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? देखिए बेसिकली तीन रीजन होते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तीन अलग अलग रीजन से मिलकर बनती है और उन तीन रीजन्स को हम कहते हैं प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। तो ये तीन रीजन्स आपस में मिलकर इस पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डीएनए के अंदर डेवलप करते हैं। सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरीली बाय थ्री रीजंस, दैट इज प्रोमोटर। अब प्रोमोटर का काम होता है टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज द जॉब ऑफ प्रोमोटर। उसके बाद दूसरा है आपका स्ट्रक्चरल जी, इलोंगेशन। इसका काम होता है इलोंगेशन ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए का इलोंगेशन करना, ये दैट इज द जॉब ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। और तीसरा है आपका टर्मिनेटर, टू स्टॉप और टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन। इस तरीके से ये तीन स्टेप, ये तीन अलग अलग यूनिट्स करते हैं और इन तीनों को मिलाकर ही, इन तीनों रीजन्स को मिलाकर ही, इन थ्री रीजन्स के एक साथ हम इनको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब देखिए इनके अलग अलग काम है, किस तरीके से करते हैं देखिए समझते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, अब देयर इज ए, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस बार का जब हमने सैंपल पेपर डिस्कस किया था तो उसमें भी मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू समझाया था, यही चीज बस आपको भी अब ध्यान में रखनी है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसमें देखिए जी, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये हर हालत में आपको एग्जाम में मिलना है। इस बार के सैंपल पेपर में भी ये दिया हुआ है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। देयर इज ए कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए इन स्ट्रक्चरल जीन। देखिए जी, आपको ये दो स्ट्रैंड दिए हुए हैं, एक ही, एक डीएनए के दो स्ट्रैंड दिए हुए हैं, एक 3' के, एक 5' के। अब ध्यान रखिए, आपको जो बात ध्यान में रखनी है, एमआरएनए जो बनेगा, एमआरएनए विच इज ट्रांसक्राइब हैज सेम पोलैरिटी विद डीएनए स्ट्रैंड हैविंग पोलैरिटी 5' to 3' डायरेक्शन। तो जो 5' से 3' डायरेक्शन वाले स्ट्रैंड है डीएनए का, उसके जैसी ही एमआरएनए की पोलैरिटी होगी, उस स्ट्रैंड को हम कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो कहलाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। समझ में आ रही है बात? एमआरएनए इसके बेसिस पर बनेगा, एमआरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड, ट्रांसक्राइब्ड ऑन दिस स्ट्रैंड, on the basis, on the basis of this strand। इस स्ट्रैंड के बेसिस पर एमआरएनए ट्रांसक्राइब होगा, टेम्पलेट के बेसिस पर। जो कोडिंग नाम, ये काम कुछ नहीं कर रहा है, केवल इसकी पोलैरिटी सेम है, फिर भी इसको हमने कोडिंग नाम दिया है। कोडिंग केवल और केवल एक बेसिस पर इसको नाम दिया गया है, क्योंकि इसकी एमआरएनए के साथ पोलैरिटी सेम है, क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट
आरएनए पॉलीमरेज भी एक ही डायरेक्शन में काम करता है, जिसे हम कहते हैं 5-3 डायरेक्शन। तो 5-3 डायरेक्शन में क्योंकि जो एमआरएनए बनेगा उसकी भी पोलैरिटी यही होगी 5-3। तो जिसकी पोलैरिटी सेम होती है उस स्ट्रैंड को तो हम डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, जबकि इसके बेसिस पर कोडिंग नहीं होती है, केवल इसकी पोलैरिटी सेम होने की वजह से इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड रखा जाता है। जो भी बनेंगे वो बनेगा इसके बेसिस पर। एमआरएनए जो बनेगा वो बनेगा टेम्पलेट के बेसिस पर। समझ में आ रही है बात? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए अब मैं समझाता हूं कैसे, व्हाट इट विल हैपन, ये होगा किस तरीके से। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का शॉर्ट क्वेश्चन है जो आना ही आना है। देखिए जैसे कि मैं इसको ही उठा रहा हूं, इसका एक हिस्सा लिख लिया मैंने, ATGC। ATGC ये आपको दिया हुआ है, ये हो गया जी हमारा 5 ठीक है जी। अब इसके अगेंस्ट आपका आ गया डीएनए स्ट्रैंड दूसरा, भाई TAC। अब ये हो गया जी G, भाई TAC, GTA, और ये हो गया जी आपका CG, और ये हो गया 3। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये एमआरएनए जो बनेगा वो इससे अगेंस्ट बनेगा। ये एमआरएनए की बात हो रही है। अब एमआरएनए, अब एमआरएनए के लिए इसके अगेंस्ट पोलैरिटी इसकी इस वाले स्ट्रैंड के लिए, जिसको हम कह रहे हैं दैट इज नेम्ड एज टेम्पलेट। तो टेम्पलेट के अगेंस्ट, क्योंकि 3 के अपोजिट 5 आएगा, तो टेम्पलेट के अगेंस्ट हो गया जी। अब कुछ नहीं करना है आपको, जहां भी ए है उसके सामने यू आना है बस। UAC, ठीक है जी। जी, जी, ए के सामने यू, अगेन GA, आपका GUA, उसके बाद फिर सेम G और C। ये आपका आ गया 5, सॉरी 3। इस तरीके से ये आपका एमआरएनए बन गया। क्या ध्यान रखना है, जहां पर ए है वहां पर उसके आगे यू आ जाना है बस। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दो बातें ध्यान रखने की हैं, जिस डीएनए स्ट्रैंड की पोलैरिटी सेम होगी एमआरएनए की पोलैरिटी के, उसे कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, और जिसकी अपोजिट होगी उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। टेम्पलेट स्ट्रैंड के हिसाब से ही एमआरएनए बनेगा। जहां पर भी टेम्पलेट स्ट्रैंड में आपका ए आ रहा है उसकी जगह आपको यू करना है। ए के सामने यू, बाकी टी के सामने ए ही आएगा, जी के सामने सी आएगा, सी के सामने जी, ए के सामने यू, टी के सामने ए, जी के सामने सी, और सी के सामने जी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि 100% इसके ऊपर क्वेश्चन आना है। अभी हमने लाइव क्लास में सैंपल पेपर में भी ये डिस्कस किया था, सेम बात मैंने आपको बताई थी। तो इसलिए आपको भी यही सेम चीज अपने दिमाग में रखनी है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। शॉर्ट क्वेश्चन है ये, जो एग्जाम में आपसे कंफर्म पूछा जा सकता है। तो जिसकी पोलैरिटी सेम होगी वो कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाएगा। 5-3 डीएनए स्ट्रैंड, और सेम एमआरएनए की भी 5-3, इन दोनों की सेम पोलैरिटी होने की वजह ही, केवल एक दोनों के बीच में एक ही सिमिलैरिटी है, सेम पोलैरिटी, बाकी कोई भी और कोई लेना देना नहीं है। कोडिंग स्ट्रैंड इसका नाम रखा गया है, लेकिन ये कोई कोड नहीं कर रहा है। इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहा इसलिए गया है क्योंकि इसकी सेम पोलैरिटी होती है। काम कर रहा है टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड के बेसिस पर ही जहां जहां आपका ए होना है वहां उसकी जगह आपको यू रखना है। जहां जहां भी ए है उसकी जगह आपको यू रखना है। जहां जहां भी ए है वहां पर आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड के बेसिस पर ही यू रखना है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसीलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं। बाकी सब तो ऐसे ही फॉलो होंगे, टी के सामने ए आएगा, जी के सामने सी, सी के सामने जी,
ए के सामने यू अभी मैंने आपको बताया ही, उसके बाद टी के सामने ए, जी के सामने सी के सामने जी, ए के सामने यू, टी के सामने ए, जी के सामने सी के सामने जी, ए के सामने यू, टी के सामने ए, जी के सामने सी के सामने जी। इसी तरीके से आप लिखते चले जाएंगे। सो दैट इज mRNA। तो क्या बात बच्चों ध्यान में रखनी है, फिर मैं इसको आपसे बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके पूरे पूरे चांसेस हैं एग्जाम में आने के। जिसकी दो स्ट्रैंड होंगे डीएनए के, एक की पोलैरिटी 5' to 3' होगी और एक की पोलैरिटी 3' to 5' होगी। तो जो 3' to 5' वाला पोलैरिटी वाला डीएनए स्ट्रैंड होगा उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। उसी के बेसिस पर एमआरएनए बनेगा। और उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ए के सामने यू रखना है, ए के सामने यू, ए के सामने यू, बस मेन मुद्दे की बात। बाकी तो कॉम्प्लीमेंटेरिटी एज इट इज है, टी के सामने ए, जी के सामने सी के सामने जी। मेन मुद्दे की बात क्या है, ए के सामने टी नहीं आएगा, ए के सामने यू आएगा, ए के सामने टी नहीं आएगा, ए के सामने यू आएगा, टी के सामने ए आएगा। तो ये जो आपका बनेगा ये एमआरएनए होगा। और सेम जो दूसरा होगा उसकी केवल पोलैरिटी सेम होगी 5' to 3', उसका और कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। पोलैरिटी सेम होने की वजह से उसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड रख दिया गया है। अदरवाइज जो रोल प्ले करता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड प्ले करता है, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड के बेसिस पर एमआरएनए बनेगा। इसलिए उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड उसको कहेंगे जिसके अगेंस्ट एमआरएनए बन रहा है। जिसकी पोलैरिटी सेम होगी उसको कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रख लें बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई थी बात। अब इसके नेक्स्ट वैल्यू पर चलते हैं। देखिए ये भी एग्जाम में खूब बनाने के लिए आता है कि आपसे पूछ लिया, कह दिया गया दैट्स अ वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। जो उसका दूसरा फॉर्मेट पूछा जा सकता है आपसे, वो ये पूछा जा सकता है कि भाई ड्रॉ अ स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। दैट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। देखिए बच्चों इसमें आप एक को पकड़ के रखेंगे, जैसे हमने पकड़ के रख लिया इस 5' को। भाई 5' से 3' वाला कोडिंग स्ट्रैंड और इससे अपोजिट हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो सबसे पहले हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड को मार्क कर लिया। सिंपल क्या करना है, आपको इस तरीके से लाइन खींचनी है। भाई एक ले लिया आपने सेम ये, और एक ले लिया ये इस तरीके से। तो ये 5' to 3' और ये अगेन 5' to 3। तो सबसे पहला काम ये, उसके बाद दूसरा काम ये। अब जिसकी पोलैरिटी सेम होगी, एमआरएनए की भी पोलैरिटी 5' से स्टार्ट होती है, तो ये कहलाएगा आपका कोडिंग कोडिंग स्ट्रैंड। और ये दूसरा हो गया भैया आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसकी अपोजिट है। अब उसके बाद हमेशा ध्यान रखिएगा जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसकी तरफ 5' की तरफ, जो जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा उसको हम कहेंगे प्रोमोटर रीजन। और इसको हम अपस्ट्रीम भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। दैट इज आल्सो नेम एज अपस्ट्रीम, क्योंकि यहां से ये चल आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे अप। ठीक है, अपस्ट्रीम। और उसके बाद जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसके 3' एंड की तरफ आपका होगा, 3' एंड की तरफ होगा इसका टर्मिनेटर, टर्मिनेटर रीजन, जिसे हम डाउन स्ट्रीम भी कहते हैं। दैट इज आल्सो नेम एज डाउन स्ट्रीम। तो ये हो गया जी आपका डाउन स्ट्रीम। अब इसके बीच में जो भी आपका हिस्सा बचा वो कहलाएगा आपका स्ट्रक्चरल जीन। तो ये हिस्सा आपका कहलाएगा स्ट्रक्चरल जीन, वो भी किसके लिए, इस कोडिंग के लिए नहीं, केवल टेम्पलेट के लिए। टेम्पलेट का अब ये पूरा का पूरा हिस्सा दैट इज नेम्ड एज स्ट्रक्चरल जीन, जिसके बेसिस पर ही एमआरएनए सिंथेसिस होगा।
और इस तरीके से आपने ट्रांसक्रिप्शन के तीनों रीजन्स को एक डायग्राम के थ्रू शो कर दिया, इसीलिए इसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं आधा नंबर इसका हो गया शो करने का, ये ट्रांसक्रिप्शन साइट हो गई, उसके लिए आधा नंबर हो गया, टेम्पलेट का आधा हो गया, स्ट्रक्चरल जीन का आधा हो गया, कोडिंग स्ट्रैंड का आधा हो गया, टर्मिनेटर का आधा हो गया। तो अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, इसीलिए ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बेहतरीन बन जाता है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हर एक रिप्रेजेंटेशन के आपके आधे नंबर हैं और पूरा दिखाने के आपके 3 नंबर आपको मिल जाते हैं, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ समझ का फर्क है। आपने इसको अगर समझ कर किया तो आपके 3 नंबर एग्जाम के लिए पक्के हो गए। तो चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। अब ये उसी चीज को जो अभी हमने डिस्कस किया सेम उसको ही समझा रहे हैं कि प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। फ्लैंक का मतलब दो किनारे होते हैं, प्रोमोटर और टर्मिनेटर। फ्लैंक यानी कि स्ट्रक्चरल जीन कि एक तरफ आपका प्रोमोटर है, एक तरफ टर्मिनेटर है, किसी एक को पकड़कर चलना पड़ेगा। तो कोडिंग स्ट्रैंड है, उसके बेसिस पर 5 डैश एंड की तरफ प्रोमोटर होगा और 3 डैश एंड की तरफ टर्मिनेटर होगा। देखिए वही चीज ये कह रहे हैं, प्रोमोटर इज set to be located towards 5 dash end. This is upstream of the structural gene and the reference is made with respect to polarity। आ गया ना, देखो कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पर दिया गया है। It is DNA sequence that provides binding site for RNA polymerase and it is the presence of a promoter in a transcription unit that defines the template and coding strand। तो ये दो काम कर रहा है और ये बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो गया जो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो प्रोमोटर के दो काम हो गए। पहला, इट इज ए डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। पहला आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट को प्रोवाइड कराना, और दूसरा इट इज द presence of a promoter in transcription unit that would defines the template and coding strand। तो template और coding strand को define करना, so that is value important point 1 regarding प्रोमोटर। तो प्रोमोटर के दो काम आपसे पूछे जा सकते हैं, ये 2 नंबर का एक फिर एक जानदार क्वेश्चन हो गया, या एमसीक्यू के बेसिस पर आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रोमोटर बाइंडिंग साइट प्रोवाइड कराता है आरएनए पॉलीमरेज के लिए, और दूसरा ये प्रोमोटर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में डिफाइन करता है, सर्टिफाई करता है कि विच इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड विच इज द कोडिंग स्ट्रैंड। अब आ जाइए दूसरा दूसरा आता है हमारा with terminator। The definition of coding and template strand could be reversed। ठीक है, इसके बेसिस पर अब टर्मिनेटर जो है आपका is located towards 3 dash end, जिसे डाउनस्ट्रीम कहते हैं, ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड एंड यूजुअली डिफाइंस द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका एक ही काम है, दैट इज द सेकंड पॉइंट, सेकंड वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसका काम है केवल स्टॉप करना, एंड करना। अब यहां पर फिर एक और वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, ARS, एडिशनल रेगुलेटेड सीक्वेंसेस, ARS ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये शॉर्ट फॉर्म में करके, एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस दैट मे बी प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम से पहले और अपस्ट्रीम के बाद में टू द प्रोमोटर। ठीक है, फर्दर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम से आगे, एंड डाउन स्ट्रीम टू द प्रोमोटर। ठीक है, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ these सीक्वेंसेस शैल बी डिस्कस्ड व्हाइल डीलिंग विद द रेगुलेशन। तो ये रेगुलेशन में हमारी हेल्प करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के रेगुलेशन को मैनेज करते हैं। तो एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस का काम क्या है, टू रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। So that is very, very, very important value points which we have discussed regarding ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन जीन
और यो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। देखिए जीन को अगर हम डिफाइन करें तो इसका बड़ा जबरदस्त कॉम्प्लिकेशन है। अ जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस थ्रू दो देयर इज नो एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब कोई भी डाउट नहीं है दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डीएनए, इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ जीन इन डीएनए सीक्वेंसेस। डीएनए सीक्वेंसेस के बेसिस पर अलग अलग तरीके से डेफिनेशन है। अब जैसे हम सबसे पहले बात करें कि देखो डीएनए ही जो है वो आरआरएनए को, राइबोसोमल आरएनए को बना रहा है, टीआरएनए को बना रहा है, एमआरएनए को बना रहा है। तो उसके बेसिस पर सभी जीन से ही बन रहे हैं, डीएनए के सेगमेंट से ही बन रहे हैं। तो अब यहां पर एक वर्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है, एक टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है जो आपको बड़े अच्छे तरीके से दिमाग में रखनी पड़ेगी, एंड दिस टर्म इज सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन a segment of DNA coding for polypeptide। तो सिस्ट्रॉन क्या कहा हमने? सिस्ट्रॉन क्या है? a segment of DNA coding for a polypeptide। ऐसे सेगमेंट को हम डीएनए के क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन कहते हैं। अब यहां पर ये सिस्ट्रॉन फिर दो पार्ट में बढ़ जाएगा। ये सिस्ट्रॉन, दिस सिस्ट्रॉन में बी मोनोसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉन हो सकता है ये, और ये पॉलीसिस्ट्रॉन भी हो सकता है। तो सिस्ट्रॉन दो तरीके का हो गया, मोनोसिस्ट्रॉन और पॉलीसिस्ट्रॉन। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट उसके बेसिस पर ही मोनोसिस्ट्रॉनिक हो गई और पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो गई। भाई इसकी ट्रांसक्रिप्शन क्रिप्शन यूनिट इन दोनों के केस में इसे हम कहेंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक, monocystronic, and that is named as polycistronic। तो इस बेसिस पर मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक इन यूनिट्स के नाम हो गए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के नाम। अब बेसिकली भैया ये पाई जाएगी आपकी यूकैरियोट्स में, और ये पाई जाएगी आपकी प्रोकैरियोट्स में। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस को भी समझ लीजिए भैया। जो ये यूकैरियोट्स में पाई जाने वाली है, सिंगल सिस्ट्रॉन codes for all proteins of a cell। एक सेल के जितने भी प्रोटीन्स हैं वो ये सिंगल सिस्ट्रॉन बना रहे हैं। वहीं पर जो प्रोकैरियोट्स के अंदर है, मैनी सिस्ट्रॉन्स कोड फॉर डिफरेंट प्रोटीन्स और ऑल प्रोटीन्स ऑफ ए सेल। अलग अलग सिस्ट्रॉन्स अलग अलग प्रोटीन्स बना रहे हैं। तो वही बात है यहां पर आपसे कह रहे हैं कि मोनोसिस्ट्रॉनिक यूकैरियोट्स में, पॉलीसिस्ट्रॉनिक बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स में। इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैव। अब उसको मैंने समझा दिया। अब ये दूसरे वर्जन को लेकर आ रहे हैं कि यूकैरियोट्स के अंदर जो, ये सपोज कीजिए मैंने एक सिस्ट्रॉन दिखाया है, तो ये सिस्ट्रॉन जो है वो आपका रीजन्स में बटा हुआ होता है। इसमें दो रीजन्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं कि एक रीजन को हम कहते हैं एक्सॉन और दूसरे रीजन को हम कहते हैं इंट्रॉन और इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस। इसको हम कहते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। और ये केवल और केवल यूकैरियोट्स के अंदर होता है,
ये प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं पाया जाता। अब देखिए, हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस, द जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट, द कोडिंग सीक्वेंसेस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस, exons are expressed sequences. Express are defined as exons. Exons said to be the sequence that appear in mature. यही दिखाई देते हैं, ये इंट्रॉन्स आपको मैच्योर एमआरएनए में दिखाई नहीं देंगे। तो exons are interrupted by introns. Introns or intervening sequences do not appear in mature or processed RNA, and these split gene arrangement further complicates the definition of gene in terms of DNA segment. तो अब आप देख रहे हैं, there are more complications in case of eukaryotes if we compare with प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर आपका, और इसको ध्यान में रखने का, P फॉर पॉली और P फॉर प्रोकैरियोट्स। तो ये इस तरीके से आप इसको, इसके ट्रिक दिमाग में रख सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रोकैरियोट्स, पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रोकैरियोट्स, मोनोसिस्ट्रॉनिक यूकैरियोट्स, पी फॉर पी से पी। तो उस तरीके से बिल्कुल आपके दिमाग में ये स्ट्रेंड कर सकता है। अब यहां पर आपने अलग अलग देखे कि भाई सिस्ट्रॉन क्या है, फिर मोनोसिस्ट्रॉनिक पॉलीसिस्ट्रॉनिक में डिफरेंस देखा, फिर आपने स्प्लिट जीन अरेंजमेंट को पढ़ा, एक्सोन और इंट्रॉन। तो अलग अलग तरीके से मेन चीज कहें हम तो 3 वैल्यू पॉइंट हो गए, सिस्ट्रॉन की डेफिनेशन और आपका मोनोसिस्ट्रॉनिक पॉलीसिस्ट्रॉनिक के बीच में डिफरेंस, और इसी तरीके से एक्सॉन और इंट्रॉन के बीच में डिफरेंस। अब यहां पर आप लास्ट में देखेंगे फिर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन ये क्या कह रहे हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर इज आल्सो अफेक्टेड बाय प्रोमोटर and regulatory sequences of a structural gene. Hence, sometimes the regulatory sequences loosely उनको हम regulatory genes भी कह सकते हैं, even though these sequences do not code for RNA और प्रोटीन। कोई कोडिंग का काम नहीं है, केवल इनका काम रेगुलेशन का है, ये उसको रेगुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है जी आपका टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देखिए 3 मेजर आरएनए है। पहला है एमआरएनए, फर्स्ट इज एमआरएनए, फर्स्ट इज एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, दूसरा है आपका ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा है आपका राइबोसोमल आरएनए। तो बैक्टीरिया में हो चाहे हम यूकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स में और भी ज्यादा आरएनए की फॉर्म्स होती हैं, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ये 3 फॉर्म पाई जाती हैं। ऑल 3 आरएनए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऑल 3 आरएनए आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन ए सेल। ये एमसीक्यू के लिए वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि तीनों ही ये आरएनए जरूरी हैं किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात देखते हैं, एमआरएनए का काम प्रोवाइड्स द टेम्पलेट। तो दैट इज वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 था, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट 2 हो गया एमसीक्यू के लिए। तो एमआरएनए का काम क्या है? टेम्पलेट प्रोवाइड करना। कोई भरोसा नहीं होता है, हमें लगता है मतलब बड़ा सिंपल है, नहीं आ सकता। भैया सिंपल हो या डिफिकल्ट हो, जिसको आता है उसके लिए सिंपल, जिसको नहीं आता उसके लिए डिफिकल्ट। तो कोई भी चीज आ सकती है। दूसरा, टीआरएनए का काम है जेनेटिक कोड को रीड करना और उसके बेसिस पर अमीनो एसिड को लेकर आना। तो ये वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट 3, जो कि फिर आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो पहला हमने ये कहा कि तीनों तरीके के एमआरएनए ही, सॉरी, तीनों तरीके के आरएनए प्रोटीन एक सेल के प्रोटीन्स बनाने के लिए जिम्मेदार है। फिर दूसरा हमने ये पढ़ा कि एमआरएनए का काम है टेम्पलेट को प्रोवाइड करना, टीआरएनए का काम है जेनेटिक कोड को रीड करना, और फिर उस सेम कॉग्नेट
अमीनो एसिड को लेकर आना, और आरएनए का काम है कैटेलिटिकल और स्ट्रक्चरल रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। सो दैट इज वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट 4 फॉर एमसीक्यू। ये फिर एमसीक्यू के लिए बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन हो जाता है। इसी तरीके से नोट्स बनाने हैं बच्चों, आपको यही सारी चीजें उठा उठा के सेपरेट करनी है बुक से, और जितना इन्हें लिख लिख कर करेंगे उतना ही आपका माइंड पूरी तरीके से तैयार होगा कि हमें किस तरीके से आगे कोई भी आंसर आता है लिखना है। There is a single DNA dependent RNA polymerase that catalyze all types of RNA in bacteria. That is value important point 5 for MCQ. एक ही डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सारे तरीके के आरएनएस को बनाता है बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया से रिलेटेड आपने ये अभी 5 वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े जो एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से ये आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। लेट्स स्टार्ट दैट पर्टिकुलर। देखिए इसको पहले मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूं, फिर इसकी बात हम अलग लेवल पर करेंगे। देखिए जी, सबसे पहले हम इसके डायग्राम के बेसिस को समझते हैं और फिर इसके आगे के प्रोस्पेक्टिव्स को हम समझेंगे और मैं आपको आगे की चीजें बताऊंगा। पहले डायग्राम को अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर लेते हैं। देखिए जी, यहां पर हम 3 अलग अलग एंजाइम्स पढ़ेंगे। देखो एंजाइम यहां पर एक ही है, एंजाइम है, बल्कि और ऊपर से ले लेते हैं थोड़ा सा। एंजाइम एक ही है और वो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। एक ही एंजाइम है जो तीनों स्टेप को पॉलीमराइज करेगा। पॉलीमराइज, और यू कैन से प्रोसीड ऑल 3 स्टेप्स। ठीक है जी, ये तीनों स्टेप्स में अकेला यही काम करें। अब तीनों स्टेप्स को अलग अलग कर लेते हैं। पहला स्टेप है हमारा इनिशिएशन, दूसरा है इलोंगेशन, और तीसरा है टर्मिनेशन। तो ये तीनों स्टेप में एक ही एंजाइम काम करता है। पहले स्टेप में इनिशिएशन के अंदर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर वर्क करेगा। दैट इज फॉर इनिशिएशन। इलोंगेशन के लिए एलोन अकेला डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ही वर्क करेगा, अकेला काम करेगा यहां पर, ये किसी का साथ नहीं लेगा। और जो तीसरा है आपका, वहां पर अगेन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा रो फैक्टर। तो वहां ये रो फैक्टर के साथ जुड़कर काम करेगा। अब यहां पर जो इनिशिएटर है ये, इसके 2 काम हैं। पहला रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, और दूसरा रिकॉग्निशन ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए वेयर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स। पहले तो यहां पर मतलब ये है कि जो हम बात कर रहे थे कि भाई टेम्पलेट और कोडिंग, डीएनए को पहले रिकॉग्नाइज करना और फिर उस सेगमेंट को, टेम्पलेट के भी उस सेगमेंट को जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है। तो ये बेसिक काम करता है आपका
डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और इसीलिए इसे इनिशिएटर कहते हैं, और यहीं से बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाता है। अब यहां पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही आगे बढ़ेगा तो इससे सिग्मा फैक्टर अलग हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं दूसरे स्टेप में इलोंगेशन में सिग्मा फैक्टर यहां पर जुड़ा, दोनों ने मिलकर इनिशिएटर का काम किया, और फिर यहां पर आप देख रहे हैं सिग्मा फैक्टर अलग हो गया, सेपरेट हो गया। अब यहां पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अकेला काम करेगा, और उस अकेले काम में ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट use nucleoside triphosphate as substrate to polymerize in template dependent fashion और उसमें क्या होगा, ए के सामने यू एंड सी के सामने जी, और इस तरीके से ये पॉलीमराइज करता चला जाएगा। और इसका दूसरा काम है आल्सो दैट ओपन द हेलिक्स, हेलिक्स की ओपनिंग को करने का काम भी दूसरा इसका है। तो इस तरीके से ये इसका सेपरेट काम हो गया। और तीसरा है टर्मिनेशन स्टॉप, जैसे ही ये 5' एंड की तरफ बढ़ेगा, सॉरी टेम्पलेट से कह दो आप, टेम्पलेट के 5' एंड की तरफ और कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड की तरफ बढ़ेगा, तो इसके साथ रो फैक्टर जुड़ जाएगा, दिस इज द रो फैक्टर, और ये टर्मिनेटर की तरह वर्क करेगा, और ये नेसेंट एमआरएनए अलग हो जाएगा। तो ये काम होता है आपका टर्मिनेटर का। तो इस तरीके से तीन अलग अलग रोल प्ले कर रहा है ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जो इलोंगेशन का काम है वो तो ये अकेला करता है, वहीं ये आपका एंजाइम सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ेगा तो ये इनिशिएटर की जॉब करेगा, उसका काम करेगा, और वहीं ये टर्मिनेटर यानी कि रो फैक्टर के साथ जुड़ जाएगा तो ये टर्मिनेटर का काम करेगा। तो इस तरीके से ये बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है। ये इजीएस्ट वे में मैंने आपको आपके सामने रखा है, इसको कैप्चर कर लें अच्छे तरीके से, इसको इसी तरीके से फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखें ताकि ये आपके लिए आसान बन जाए। तो देखिए वही सारी चीजें आपको लिख रखी है, मैंने कुछ नहीं करा है, इसी को ही आपको और इजीएस्ट कर दिया है कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रोमोटर एंड इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब मैंने बता दिया आपको कि ये सबसे पहले रिकॉग्नाइज करता है कि भाई टेम्पलेट डीएनए कौन सा है और कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है, और फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड के किस रीजन से स्पेशली एमआरएनए सिंथेसिस स्टार्ट होगा। सो दैट इज द जॉब ऑफ प्रोमोटर, उस इसको हम इनिशिएशन कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का यूज करके सबस्ट्रेट की तरह डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अलोन, क्योंकि यहां से रो फैक्टर इनिशिएट करवाते ही अलग हो, सॉरी सिग्मा फैक्टर इनिशिएट करवाते ही अलग हो जाएगा। अब यहां पर अकेला डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी, जो मैंने अभी आपको बताया कि ए के सामने यू, सी के सामने जी, उसको फॉलो करते हुए ये इलोंगेशन को फैसिलिटेट करेगा बाय ओपनिंग द हेलिक्स एंड कंटिन्यूज इलोंगेशन। तो बेसिकली इसके तीन काम हो गए, ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स, कंटिन्यूएशन ऑफ द इलोंगेशन, एंड taking nucleoside triphosphate as substrate following the polymerized template dependent fashion following the rule of complementarity। उसके ब्रैकेट में लिख देंगे ए के सामने यू और सी के सामने जी। अब ओनली शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू एंजाइम, एंजाइम का मतलब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ा हुआ रहता है। वंस द पॉलीमरेज रीचेस द टर्मिनेटर रीजन, नेसेंट आरएनए अलग हो जाता है पॉलीमरेज से,
और पॉलीमरेज भी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं टर्मिनेशन। और ये काम है आपका जब ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर के साथ जुड़ जाएगा। तो यही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जो बच्चों आपसे पूछे जा सकते हैं। ये डायग्राम दे दिया, अब इन डायग्राम में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन इसकी जो मेन भाषा है उससे ही क्वेश्चन पूछ दिए कि भाई इसका रोल क्या है। यहाँ पर ये आपका इसका रोल क्या है, इलोंगेशन में कौन हेल्प कर रहा है, इसका रोल क्या है टर्मिनेशन में। तो टर्मिनेशन का में आपका टर्मिनेशन लिख कर काम नहीं चलेगा। यहाँ पर दो बातें आपको लिखनी है जो इन्होंने यहाँ पर बताई हैं कि पहला, नेसेंट आरएनए फॉलो ऑफ हो जाएगा टर्मिनेटर रीजन पर पहुंचते ही, और साथ के साथ आरएनए पॉलीमरेज, और उसे टर्मिनेशन कहा जाएगा। तो हर किसी का रोल अलग अलग है, उसी के बेसिस पर आपको डिफाइन करना है। देखिए अब यहां पर फिर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो भी हमने कहा वही सेम चीज इन्होंने दे रखी है, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। अब ये तीसरा पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको यहां पर डिफरेंस बता रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन बिटवीन डीएनए, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन transcription of prokaryotes and transcription of eukaryotes, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों ही, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। देखिए आप जानते ही हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में कोई सेपरेशन नहीं होता है बैक्टीरिया के अंदर, इसलिए वहां पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन सेम कंपार्टमेंट में हो रहे हैं। तो वो हो सकता है ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन साथ साथ चले, हो सकता है ट्रांसलेशन पहले ट्रांसक्रिप्शन बाद में, मतलब इस तरीके से वो एक साथ प्रोसीड हो सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर यानी कि यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में सिंपल तीन स्टेप नहीं होगा। पहला स्टेप ट्रांसक्रिप्शन जो कि न्यूक्लियस में होगा, उसके बाद दूसरा स्टेप में mRNA comes out into cytoplasm from nucleus, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगा, और फिर ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा। तो इस तरीके से ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बेसिस पर आप प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके अंदर दो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इफ वी लुक इनटू यूकैरियोट्स। अब यहां से फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पढ़ा था कि जो आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है वो एक ही होता है जो तीन तरीके के एमआरएनए बैक्टीरिया के अंदर बनाता है, एक ही है। लेकिन यहां पर यानी कि यूकैरियोट्स में तीन अलग अलग तरीके के आपके डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस है, और यहाँ पर हमारे अंदर क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर है। हमारे अंदर का मतलब यूकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर है। यहाँ पर तीन अलग अलग डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है न्यूक्लियस के अंदर, इन एडिशन टू आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल्स में तो है ही है, उसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर तीन अलग आपके डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस हैं। अब इसमें पहला जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है उसका काम है आपका आरएनएस को पॉलीमराइज करना, 18S 28S 18S और 5.8S के।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ रही है बात? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का काम है आपका ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, और 5 स्मॉल राइबोसोमल आरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इनको बनाना। और फिर पॉलीमरेज सेकंड का काम है ट्रांसक्राइब प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए। प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए का मतलब इमेच्योर एमआरएनए, जिसको हम हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए भी, एचएनआरएनए भी कहते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है तीनों, जो एमसीक्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। पॉलीमरेज फर्स्ट बना, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बनाता है 20s 18s और 5' राइबोसोमल आरएनए, और वहीं आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाता है ट्रांसफर आरएनए, 5 स्मॉल राइबोसोमल आरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बनाता है। और वहीं पॉलीमरेज सेकंड प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, यानी कि इमेच्योर एमआरएनए, यानी कि हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए एचएनआरएनए बनाता है। तो ये पहली कॉम्प्लेक्सिटी है, जहां प्रोकैरियोट्स में एक ही पर्टिकुलर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए टीआरएनए और आरआरएनए बनाता है। वहीं आपने देखा कि यूकैरियोट्स के अंदर 3 अलग अलग डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग आरएनएज बनाते हैं। अब दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी है भैया, जो हमारे अंदर एमआरएनए बनता है वो होता है एचएनआरएनए। हमारे अंदर का मतलब यूकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर जो एमआरएनए बनता है वो एचएनआरएनए होता है, यानी कि प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, दैट मींस इमेच्योर एमआरएनए, जो कि 3 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपका फाइनली आपका वो बनता है फुल्ली प्रोसेस्ड एमआरएनए में, वो बदलता है फुल्ली प्रोसेस्ड एमआरएनए में। और ये 3 प्रोसेस हैं आपके स्प्लिसिंग, जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट हमने पढ़ा था वो, दूसरा कैपिंग और तीसरा टेलिंग। इन 3 स्टेप्स के बाद हमारा इमेच्योर एमआरएनए मैच्योर एमआरएनए के अंदर, यानी कि एचएनआरएनए एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट होता है इन यूकैरियोट्स में। अब स्प्लिसिंग के अंदर इंट्रॉन्स join one by one, join one by one, and removal of, sorry, axons, axons join one by one and removal of introns, इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है और एक्सॉन्स को एक के बाद एक जोड़ दिया जाता है। और इस स्टेप्स को देखो, ये दिया रखा है, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर जॉइंड इन ए डिफाइंड ऑर्डर एंड एचएनआरएनए अंडरगोस। अब ये तो पहला। फिर दूसरा कैपिंग और टेलिंग। कैपिंग में क्या होता है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको आपकी बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है GMN 3P। तो मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये 5' एंड पर ऐड कर दिया जाता है, ज्वाइन कर दिया जाता है, और इस स्टेप को हम कहते हैं कैपिंग, दैट इज नेम्ड एज कैपिंग। ये दूसरा चेंज होता है, दूसरा स्ट्रक्चरल केमिकल चेंज होता है आपका एचएनआरएनए के अंदर। फिर तीसरे में क्या किया जाता है, जिसे कहते हैं टेलिंग। टेलिंग के अंदर एडिनाइलेट रेसिड्यू, यानी कि एडिनाइलेट जो कंपाउंड है उसके एस रेसिड्यू बची हुई 200 से 300 बेस पेयर्स 3' एंड पर जोड़ दिए जाते हैं टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में, और इसको हम कहते हैं पॉली एडिनाइलेशन। और इस तरीके से ये जब तीनों स्टेप हो जाते हैं, उसको हम अब जो एमआरएनए हमारे पास आ गया, वो फाइनली फुल्ली प्रोसेस्ड एचआरएनए या एमआरएनए, इसको हम अब
अब कहेंगे हम इसको mRNA। जो यूकैरियोट्स में mRNA ट्रांसक्रिप्शन के बाद बनता है उसको हम प्रिकर्सर ऑफ mRNA या hnRNA या इनमेच्योर mRNA कहते हैं। वो फुल्ली प्रोसेस्ड mRNA में बदलने से पहले इन 3 स्टेप्स से होकर गुजरता है, जिनको हम कहते हैं स्प्लिसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। तो ये मैंने आपको बात बताई, सेम यही आपको यहाँ डायग्राम में दे रखी है, कुछ अलग नहीं है। देखिए ये आपका कैपिंग हुई, ये आप देख रहे हैं यहाँ कैपिंग दिखा रखी है इन्होंने। ये एक्सॉन्स हैं, ये एंट्रॉन्स हैं। ठीक है जी। उसके बाद कैपिंग के बाद आप देख रहे हैं सारे के सारे इंट्रॉन्स हटा दिए गए, जो कि पहले ही हो जाएगा, इंट्रॉन्स रिमूव कर दिए गए। और यहाँ पर पॉली एटेल, पॉली एटेल का मतलब पॉली एडिनाइल टेल लगा दी गई जिस 3 एंड पर, जिसको पॉली एडिनाइलेशन कहा गया। मिथाइल गुआनोसिन फॉस्फेट को 5 एंड पर लगा दिया गया। और इस तरीके से ये तीनों स्टेप के बाद ये बन गया आपका फुल्ली प्रोसेस्ड mRNA, जिसको हम आपका मैच्योर mRNA कहते हैं। और इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का डेवलप होता है एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं पाई जाती। तो ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने खत्म किया। अगले सेगमेंट में हम स्टार्ट, इसमें एक चीज और रह गई है बच्चों, ये पॉइंट, ये जो आपका पैराग्राफ है ये एमसीक्यू का बड़ा अच्छा सोर्स बन सकता है। तो ये भी हमें दिमाग में रखना है, दैट इज फॉर एमसीक्यू। So that is again very very important, significance of such complexities जो यूकैरियोट्स में है। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट प्रोबेबली एंशियंट फीचर ऑफ जीनोम, के पुराने समय में अब हमारे अंदर भी इंट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो कर रहे हैं ये, कि सभी के अंदर जेनेटिक मटेरियल शुरुआत में आरएनए था, जो प्रोकैरियोट्स के अंदर था, जिसके बाद धीरे धीरे बैक्टीरिया से जो यूकैरियोटिक सेल्स बनी उनके अंदर वो अभी भी आ रहा है। तो इसको हम कह रहे हैं, लेकिन यूज नहीं है कुछ भी उसका। तो यूज उसको क्या है, उसका यूज केवल एक रिलेट करने के लिए कि ये कहीं ना कहीं हमारे जो आपकी पूर्वज सेल थी, एंसेस्टर सेल थी, वो सभी प्रोकैरियोट्स थी। द सेम प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स, ये आ गई देखिए बात, इन रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड, आरएनए के उस डोमिनेंस को शो करता है पुराने समय में। इन रिसेंट ईयर इन आरएनए और आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेसेस को लिविंग सिस्टम में बहुत बारीकी से देखा जा रहा है, बहुत रिसर्च की जा रही है, ताकि इसके बेसिस को हम और अच्छे तरीके से समझ सकें। तो बच्चों इस वन शॉट में इतना ही। आगे मैं इसके साथ फिर आपको, क्योंकि बड़ा चैप्टर है बच्चों, देखो बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, जल्दबाजी नुकसान का काम हो जाएगी। इसलिए इसी तरीके से जुड़े रहिए, टॉपिक वाइज हर चीज को आसान करते रहिए। एमसीक्यूज को 2 मार्क्स 3 मार्क्स जिस बेस के भी क्वेश्चन है सब इन पर ही बनने हैं। तो इनको बड़े अच्छे तरीके से आपको समझना है, लिखना है, महसूस करना है, और बार बार इनकी प्रैक्टिस करते रहना है। साथ के साथ हम लाइव सेशन में क्वेश्चंस भी डिस्कस कर ही रहे हैं, तो दोनों तरीके से आपके लिए पूरा हेल्पफुल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, ताकि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस कर सके। मिलते हैं अगले वन शॉट में, इसी तरीके से जुड़े रहिए वीजे के साथ, और बायोलॉजी का डीजे बजाते रहिए और आसान उसको बनाते रहिए।